यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक की रीजनिंग। तो आज का सफर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं रीजनिंग की बेहतरीन दुनिया में। दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट पूरी तरह सिटिंग अरेंजमेंट पर आधारित है, जिसमें हम सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को समझेंगे। और वादा करते हैं हम आपसे, यदि आपने यह पूरा वीडियो देख लिया तो आप बड़े से बड़ा प्रश्न चंद मिनटों में लगा लेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं अपने कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में खड़े हैं। कतार की बात की जा रही है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कतार को बना लेंगे। 6 व्यक्ति हैं तो हम 6 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। और इनका मुख हम उत्तर की तरफ करेंगे साथियों। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, तो हम स्वतंत्र हैं किसी भी दिशा में इनका मुख करने के लिए। उत्तर दिशा को हमने इसलिए चूज किया ताकि हम दायां और बायां आसानी से कर पाए। तो जिस प्रश्न में डायरेक्शन का कोई जिक्र ना हो तो आप उत्तर दिशा में मान करके प्रश्न को लगाएंगे, जिससे आपको दायां बायां में कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, आगे का लाइन है, बी एफ और डी के बीच में है। बीच वाले कथन को हमने बताया था कि बीच वाले कथन को आपको टच नहीं करना है। ई ए और सी के बीच में है, ये भी बीच वाला मिल गया, इसको भी टच नहीं करना है। ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है, कारण नहीं है तो इसको भी नहीं टच करना, नहीं है तो छोड़ देंगे। सी डी के बगल में खड़ा नहीं है, ये भी नहीं कह रहा है तो इसको भी छोड़ देंगे। तो बताइए, सारे कथन तो हमारे खत्म हो गए, ऐसे ही चले गए। तो आखिर हम प्रश्न की शुरुआत कैसे करेंगे? तो हम प्रश्न की शुरुआत दोस्तों जो प्रश्न में पूछा है वहीं से करेंगे। तो देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है और इसका अर्थ हम क्या निकालेंगे। कह रहा है, बताएं कि एफ निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच में है। एफ को बताना है कि किस जोड़े के बीच में है। अब बताइए दोस्तों, अगर एफ बीच में है तो क्या एफ इन किनारों पे रह सकता है? अगर इन किनारों पर अगर हम एफ को कर देंगे तो एफ किसी के बीच में नहीं मिलेगा, अर्थात ये कंफर्म हो गया कि एफ इन किनारों पर नहीं होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब एफ वाले कथन को पकड़ लेते हैं जिसमें एफ है, उसी से प्रश्न को स्टार्ट कर देंगे। कह रहा है बी एफ या डी के बीच में है। बी एफ या डी के बीच में है तो बी को हम यहां करेंगे, एफ यहां होगा नहीं, अर्थात एफ हमको यहां पे करना पड़ेगा एफ। और ये किसके बीच में है दोस्तों? डी के, तो डी को कर लिया। अब हमको 3 व्यक्ति मिल गए डी ए एफ, तो ऐसे कथन को ढूंढेंगे जिसमें डी ए एफ में से किसी एक व्यक्ति का जिक्र हो। तो ये वाला कथन देखिए, कह रहा है ए एफ या डी के बगल में नहीं खड़ा है। ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है, इसका मतलब ए यहां पर नहीं होगा, क्योंकि अगर ए को यहां पे हम कर देंगे तो एफ के बगल में हो जाएगा, इसलिए एफ को हमको यहां पर नहीं खड़ा करना है। अब ये वाले कथन को पकड़ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है ई ए और सी के बीच में है। ई को क्या करना है, ए और सी के बीच में, तो ए यहां पे होगा नहीं, तो ए हमारा यहां पर होगा। ई ए और सी के बीच में है तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों बस इतना सही हमको करना था। तो अब देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा। पूछ क्या रहा है, एफ निम्नलिखित में से किन जोड़ों के बीच में है। तो एफ देख लीजिए किसके किसके बीच में है, बी और सी के बीच में है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, बी और सी, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जब कभी भी आपको ऐसा कोई प्रश्न मिल जाए जिसमें बीच वाला या नहीं वाला इस तरह का कोई प्रश्न है, तो आप देखिए वहां पे क्या करेंगे कि प्रश्न में देखिए कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो वहां से आपका प्रश्न हल हो जाएगा। एफ जैसे इसमें पूछा था, एफ निम्नलिखित किन जोड़ों के बीच में है, बीच वाला है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि एफ इन किनारों पे नहीं होगा। और जब एफ को इन किनारों पे रख करके आपको क्या कर देना, कट कर देना है, ठीक। और याद रखिएगा जब इस तरह के प्रश्न आप लगाएं तो इसमें से अगर कोई प्रश्न इस टाइप का मिल रहा है कि ये वाला व्यक्ति यहाँ पे नहीं रहेगा इस स्थान पर, तो उसको लिख करके वहां पे कट जरूर कर दें। अगर कट नहीं करेंगे तो प्रश्न आपका धीरे धीरे वो कठिन हो जाएगा। कैसे कठिन होगा, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा बार बार कि वहां पे व्यक्ति किसको हमको नहीं बैठाना है, इसलिए उसको लिख करके आपको क्या कर देना है, क्वेश्चन नंबर कट कर देना है। इसमें बोला गया है पी क्यू आर और एस कैरम खेलना है। दोस्तों कैरम वर्गाकार होता है, तो चलिए सबसे पहला काम एक वर्ग हम लोग बना लेते हैं। ये वर्ग बनाने के बाद अब क्वेश्चन को हम लोग आराम से पढ़ेंगे और ध्यान से क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करेंगे। कह रहा है
P एवं R तथा S एवं Q आपस में जोड़ीदार हैं। चलिए, जोड़ीदार का मतलब पार्टनर है। आगे S R के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की तरफ है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, यहाँ पे समझ नहीं पाते कि किसका मुख पश्चिम की तरफ है। यहाँ पे S का पश्चिम की तरफ बोला गया है कि R का, तो इसके लिए एक बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, सबसे पहला काम हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं और इसको अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। दोस्तों, जब भी आप सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे तो जो भी बड़े बड़े प्रश्न होंगे तो उसमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल होगा। तो उस शब्दों को देखिए, हर प्रश्न में मिलेगा जो, या, जो कि, जो या जो कि। इसके अलावा मिलता है जिसको या जिसका, जिसको या जिसका, जिसको या जिसका। ये चारों शब्द हमेशा आपको प्रश्न में मिला करेंगे। तो ये शब्द याद रखिएगा, ये हमेशा पड़ोसी के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? पड़ोसी के लिए। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इस स्टेटमेंट को देखते हैं। एस आर के दाईं ओर है जिसका मुख पश्चिम की ओर है। देखिए यहाँ पे जिसका शब्द आया हुआ है, ये जिसका शब्द आया है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से समझते हैं। लिख करके यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूं। एस आर के दाईं ओर है, दाईं ओर है जिसका, जिसका मुख या मुंह पश्चिम की ओर है। अब पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस ये जिसका से हमको मतलब है। तो जिसका अर्थात इस जिसके शब्द के पड़ोस में देखिए कौन है, आर पड़ोस में है कि एस पड़ोस में है। तो आपको दिख रहा है इसके पड़ोस में कौन है, आर नजदीक है। अगर एस के पास जा रहे हैं तो एस देखिए दूर दिख रहा है, एस हमारा दूर है। तो इसलिए यहां पे हम किसका अर्थ लगाएंगे? आर से। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि किसका मुख पश्चिम की तरफ है, आर का मुख पश्चिम की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, आर को पश्चिम की तरफ बना लेंगे, अर्थात आर को हमको यहाँ पे करना होगा, तभी इधर पश्चिम की तरफ इसका मुख जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि राइट साइड में पूरब होता है, लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है और नीचे की तरफ दक्षिण होता है। तो आर यहाँ पे हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है आर की दाईं ओर है कौन? एस। तो आर का अगर दाईं तरफ अगर हम करेंगे, इसका मुख केंद्र की तरफ है, तो आर को अगर दाईं तरफ करेंगे तो दायां हमारा किधर होगा? इस साइड में हमारा राइट होगा। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा। आर के दाएं है कौन? एस। तो एस को हमको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। अब आगे ये पहली लाइन को अगर पढ़ लेंगे तो प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। इसमें कह रहा है पी एवं आर तथा एस एवं क्यू आपस में जोड़ीदार। हमने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में आपको बताया है कि लूडो हो या कैरम हो तो इसमें आमने सामने वाला व्यक्ति एक दूसरे का दोस्त या सहयोगी होता है। हमेशा लूडो या कैरम में आमने सामने वाला व्यक्ति एक दूसरे का दोस्त या सहयोगी होगा। तो पी का देखिए जोड़ीदार कौन है? पी एवं आर। तो पी का कौन है? आर है। तो आर अगर इधर बैठा है तो इसके सामने कौन हो जाएगा? पी को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पी हो जाएगा। एस का जोड़ीदार कौन है? एस एवं क्यू कह रहा है, तो एस का जोड़ीदार एस के सामने बैठा देंगे, कौन है? क्यू है। यहाँ पर हमारा क्यू हो जाएगा। तो बस इसी तरह आपको करना था। बस पूरा पश्चिम वाले कॉन्सेप्ट को अगर आपने क्लियर कर लिया है, अर्थात जिसका या जिसको वाला ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो ये प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे। लेकिन जिसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो इस प्रश्न को नहीं लगा पाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। क्यू का मुख किस दिशा में है, किस दिशा की ओर है? क्यू का पूछा गया है। तो क्यू का देख लीजिए, ऊपर की तरफ है। तो ऊपर हमारी कौन सी दिशा है? ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है दोस्तों? उत्तर। ये हमारा कौन सा दिशा है? उत्तर या नॉर्थ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, उत्तर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताया है उसको आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को 2 बार 3 बार आप देख लीजिए। अगर इस वीडियो को आपने 2-3 बार देख लिया तो आपके सारे प्रश्न जो भी डाउट होंगे, बड़े से बड़ा प्रश्न आप आसानी से लगा पाएंगे। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछा गया है, यदि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ असमान क्रम का मतलब ये हुआ कि वो क्रम से नहीं बैठे हैं, इनका क्रम इधर उधर, ए किधर बैठा है या बी किधर बैठा है ये कंफर्म नहीं है, कहीं पे भी ये बैठ सकते हैं, इसका मतलब यही है।
एक वृत्ताकार घेरे में, वृत्त की बात की जा रही तो सबसे पहला काम, चलिए एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद अब आगे प्रश्न को हम पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है बी एफ और सी के बीच में है, बीच वाले कथन को हमको इग्नोर कर देना है साथियों, बीच वाले कथन पे ध्यान नहीं देना है, हमने पहले ही बताया है। आगे ए ई और डी के बीच में, ये भी बीच वाला मिल गया, इसको भी नहीं ध्यान देना। अब आगे कह रहा है और एफ डी के बाईं ओर है, यही हमारा एकदम सीधा सीधा कथन दिख रहा है, तो इसी को हम पकड़ लेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए दोस्तों, एक चीज और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, 6 व्यक्ति हैं, तो जब भी कोई वृत्त वाला प्रश्न आ जाए और उसमें व्यक्तियों की संख्या सम है, तो 6 सम संख्या है, तो सम वाले व्यक्तियों में क्या करते हैं, व्यक्तियों को हमेशा आमने सामने बैठाना चाहिए। विषम संख्या है तो आप चाहे जैसे बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि सम वाले प्रश्न में ही पूछा जाता है कि ए के सामने कौन है, बी के सामने कौन है, यानी जो सामने वाला प्रश्न बनेगा वो प्रश्न में अगर व्यक्तियों की संख्या सम रहेगी उसी में ये आपसे पूछा जाएगा। जिस प्रश्न में व्यक्तियों की संख्या विषम रहेगी उसमें ये आपसे पूछा नहीं जाएगा कि बताइए इसके सामने कौन है, या ए के सामने कौन है, या रमेश के सामने कौन है। सामने वाला प्रश्न बनेगा ही नहीं विषम वाले। इसलिए यदि वृत्त वाला कोई प्रश्न है तो सबसे पहला काम आपको देखना है व्यक्तियों की संख्या सम है या विषम। सम है तो आप क्या करेंगे, आमने सामने ही व्यक्तियों को बैठाएंगे साथियों। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। कह रहा एफ डी के बाईं ओर है, तो हमेशा हमने बताया था कि जब भी आप क्वेश्चन को लगाएंगे वृत्त वाला तो हमेशा आप नीचे से प्रश्न को लगाना है, क्योंकि नीचे से प्रश्न को लगाने में हमारा दायां बायां आसानी से निकल जाएगा। इसलिए नीचे से प्रश्न की शुरुआत आपको करनी है। क्योंकि प्रश्न में किसका मुख केंद्र की तरफ है या नहीं है ये नहीं बताया गया है, तो जिस प्रश्न में इन सेंटर या आउट सेंटर का जिक्र ना हो तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इन सेंटर में ही अर्थात केंद्र की तरफ ही मुख करके बैठाना है। तो आपको मान के चलना है कि सबका मुख किधर है, केंद्र की तरफ है, इसीलिए हमने ये बीच में बिंदी बना दिया है। तो एफ डी के बाईं ओर है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन होता है, पहले एफ को बैठाएं कि डी को। तो हमने बताया एक प्रैक्टिस सेट में के शब्द के जो पहले व्यक्ति रहेगा उसी को पहले बैठाया जाता है। तो के शब्द के पहले यहाँ पे डी है, प्रश्न को नीचे से हल करना है ताकि हमारा दायां बायां कंफर्म रहे, कोई दिक्कत ना हो। तो डी के बाईं ओर, तो डी अगर यहाँ पे बैठा दिए दोस्तों, तो बताइए बायां किधर होगा। हमने ये भी बताया अगर दायां बायां ना समझ में आए तो एक व्यक्ति को बना लेना है और उसका हाथ बना लेना है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, अर्थात बायां इधर होगा। तो डी के बाएं कौन है, एफ है, तो एफ को हम यहाँ पे बैठा लेंगे। अब जो दो व्यक्ति हमको मिले हैं इन्हीं दोनों को दूसरे कथन में आपको ढूंढना है। कह रहा है एफ और डी मिल गया, तो देख लीजिए एफ और डी में से जो व्यक्ति आपको मिल जाए उसी कथन को पकड़ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे डी मिल रहा है, कह रहा है ए ई और डी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है, तो ए को क्या करना है, डी और ई के बीच में करना है। तो डी यहाँ पर बैठा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए डी और ई के बीच में, तो यहाँ पर किसको कर देंगे, ई को कर देंगे। अगला एक कथन बचा है, कह रहा है बी एफ और सी के बीच में है, बी एफ और सी के बीच में, तो एफ यहाँ पे दिख रहा है, बी एफ और सी के बीच में, तो सी यहाँ पर हो जाएगा, बी एफ और सी के, सॉरी यहाँ पे बी हो जाएगा, बी एफ और सी के बीच में, यहाँ पे सी हो गया। बस हमारा प्रश्न देखिए सॉल्व हो गया। कितनी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बस कुछ नहीं किया, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं को फॉलो करना है। तो आपको बताना है, तो बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में बैठा है। ए और एफ के बीच का व्यक्ति पूछ रहा है, ए और एफ के बीच में देख लीजिए कौन बैठा है दोस्तों, डी बैठा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन नंबर बी में डी दिया है, तो यही ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बस इतना ही करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। जो जो मैं छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसी का फॉलो करते रहिए, सारे क्वेश्चन आप आसानी से लगा लेंगे। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया है 6 सदस्य पी क्यू आर जी एस और एम एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 2 निर्देश दिया है, इसमें पहला है आर जी एवं पी के बीच में है और दूसरा है एम पी एवं एस के बीच में है। इन 2 निर्देशों के अलावा कोई दूसरा निर्देश हमारे पास नहीं है और दोनों निर्देश दोस्तों आप देख रहे हैं कि बीच वाला है। और मैंने आपको बताया है कि बीच वाले कथन को हमको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, अर्थात छोड़ देना है। क्योंकि इस प्रश्न केवल बीच वाला ही केवल कथन है, तो भाई कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। इसलिए हमने क्या कर दिया कि हमने 2 वृत्त बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि बीच वाले कथन में 2 सिचुएशन बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्र की तरफ मुख है तो हम क्या करेंगे,
केंद्र में एक वृत्त छोटा सा बिंदी बना लेंगे। इससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा व्यक्तियों का मुख किधर है, केंद्र की तरफ। जिस प्रश्न में नहीं बनाएंगे इसका मतलब उसका मुख केंद्र की तरफ नहीं है। व्यक्तियों की संख्या 6 है अर्थात सम है, तो हम क्या करेंगे, आमने सामने बैठाएंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया है कि सम वाले संख्या को क्या करना है, आमने सामने ही बैठाना है, क्योंकि सम वाले में ही आपसे ए के सामने कौन है या ए के विपरीत कौन है आपसे पूछा जाएगा। जिस प्रश्न में व्यक्तियों की संख्या सम नहीं रहेगी अर्थात विषम में रहेगी तो उसमें सामने वाला प्रश्न नहीं बनेगा। तो एक नोट का पॉइंट आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, यदि व्यक्तियों को वृत्त में बैठाया गया है और उसमें व्यक्तियों को की संख्या विषम है, तो अगर आपसे उसमें सामने वाला प्रश्न पूछा जाए तो उसका एक ही आंसर होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। या इसको ऐसे आप लिख लीजिए नोट में, जिस प्रश्न में व्यक्तियों की संख्या विषम रहती है तो सामने वाला प्रश्न का आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा कथन है आर जी एवं पी के बीच में है। आर क्या कह रहा है, जी और पी के बीच में है, जी और पी के बीच में है। आर जी एवं पी के बीच में तो ऐसे बैठा दिया, क्योंकि दूसरे वृत्त में क्या होगा, दूसरी सिचुएशन आर, अब जी को बाईं तरफ ना बैठा करके हम क्या करेंगे, जी को दाईं तरफ बैठाएंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे पी को और यहाँ पे क्या कर देंगे इधर जी को। दो सिचुएशन हमारी बीच वाले में बनती है, दोनों को मैंने इसमें दिखा दिया है। आगे दूसरा कथन हम लोग पढ़ते हैं, कह रहा है अब चेन बनाने की कोशिश करेंगे। चेन कैसे बनती है, जिस कथन को आपने पकड़ लिया है उसी से रिलेटेड दूसरे कथन को हमको पकड़ना है। मतलब तीनों में से जिसका जिक्र हमको मिल जाए दूसरे कथन में, आर जी पी में से तीनों में से किसी का जिक्र मिल जाए तो उसी को हम पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है, चूंकि हालांकि यहाँ पे कोई इसकी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दो ही कथन है, तो भाई हम शुरुआत तो एक से कर चुके हैं, दूसरे से करना ही पड़ेगा। लेकिन इसको मैंने रिपीट इसलिए किया ताकि आपके दिमाग में बना रहे कि चेन बनाने की कोशिश हमको करनी है। तो पी देखिए यहाँ पे दोनों में दिख रहा है, तो यहाँ से हमारी चेन बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो आगे करें एम पी एवं एस के बीच में है, एम पी और एस के बीच में है, तो यहाँ पर एम को कर देंगे, पी है ही इधर, यहाँ पे कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा, और यहाँ पे एम इधर हो जाएगा, एम को पी और एस के बीच में करना है तो यहाँ पर एस हो जाएगा। अब एक स्थान बाकी है और एक व्यक्ति बाकी है, दोनों में एक व्यक्ति नहीं दिख रहा है। कौन सा व्यक्ति नहीं दिख रहा है दोस्तों, इसमें क्यू नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे क्यू को जो स्थान खाली वहां पे हम बैठा देंगे। इस टाइप के प्रश्न में हमेशा लास्ट में एक स्थान खाली रहेगा और एक व्यक्ति खाली रहेगा, तो जो व्यक्ति खाली रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे। अब प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है इस व्यवस्था में क्यू का स्थान क्या है, इस व्यवस्था में क्यू का स्थान क्या है। ऑप्शन में दिया गया है पहला कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो ये तो है ही नहीं क्योंकि बैठा है इसलिए निर्धारित हमारा हो गया है। अब आगे हमको देखना है कि और दूसरा ऑप्शन कौन है, बीच वाला दिया है जी एवं एस के बीच, तो देखिए क्यू क्या जी और एस के बीच में है, क्यू जी और एस के बीच में है कि नहीं, जी और एस के बीच में, देखिए यहां पर भी है और क्यू यहां पर भी जी और एस के बीच में है, तो ये हमारा यही ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो जो मैंने बारीकियां बताया है इसको आपको फॉलो करते रहना है, जिससे आप आसानी से हर प्रश्न लगा सकें। इसमें कहा गया है सचिन मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है परंतु भारती के निकट नहीं, प्रवीण भारती के दाईं ओर बैठा है, यदि चारों मित्र एक वृत्त के अनुदिश बैठे हैं, वृत्त की बात की जाए, वृत्त के अनुदिश का मतलब वृत्त में बैठे हैं, तो एक वृत्त हम लोग पहले बना लेते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि व्यक्तियों का मुख किधर है, केंद्र की तरफ है। क्यों केंद्र की तरफ मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है कि व्यक्ति का मुख केंद्र की तरफ है कि केंद्र के बाहर की तरफ, इसलिए व्यक्तियों की संख्या हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे केंद्र की तरफ है। चार व्यक्ति हैं तो आमने सामने आपको बैठा देना है, चारों में क्या करेंगे, आमने सामने बैठा देना है। सम संख्या में क्या करना है, आमने सामने ही आपको बैठाना है। चलिए कथन को स्टार्ट करते हैं, पकड़ते हैं और लगाना शुरू करते हैं। करे प्रवीण भारती के दाईं ओर बैठा है। दोस्तों यह प्रश्न हमारा, ये स्टेटमेंट एकदम सीधा साधा है और इसका स्थान एकदम फिक्स है, तो इसी को हम पहले पकड़ेंगे। प्रवीण भारती के दाईं ओर, के शब्द के नजदीक में कौन है, प्रवीण है कि भारती है, तो भारती है के शब्द के, तो पहला काम क्या करेंगे, हम भारती को बैठा देंगे। भारती के दाईं ओर कौन बैठा है, प्रवीण, तो भारती का दायां इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा दोस्तों, प्रवीण, प्रवीण।
प्रवीण को बैठा देंगे। अब दो व्यक्ति बैठा दिए हैं, अब हमको चेन बनानी है, तो दोनों में से जिसका जिक्र दूसरे कथन में मिलेगा उसी को पकड़ लेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है भारती, यहाँ पे मिल रहा है भारती, तो इसको हम पकड़ सकते हैं इस कथन को। तो इसमें कह रहा है सचिन मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है परंतु भारती के निकट नहीं। दोस्तों ये कथन में ही, इसी टाइप के कथन में लोग परेशान हो जाते हैं, घनचक्कर में पड़ जाते हैं कि किस व्यक्ति को कहाँ बैठा है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे देखिए परंतु शब्द आया है, तो यही शब्द हमारा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। जब भी कोई प्रश्न आप लगाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट का, तो कुछ विशेष शब्द होते हैं, मिलेगा। एक हमने पॉइंट आपको पहले बताया है, तो उसको भी आप देख लीजिए। जो या जो की, जिसको या जिसका ये आएगा तो हमेशा किसके लिए, पड़ोस के लिए यूज होता है। एक नोट का पॉइंट और है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। जैसे उसमें आएगा आपको और शब्द मिलेगा, और या वह, बल्कि, बल्कि, परंतु, तथा, लेकिन, लेकिन, मगर, ये कुछ शब्द हैं जो आपको सीटिंग अरेंजमेंट के हर बड़े प्रश्न में मिलेंगे, और इसी वजह से हमारे प्रश्न गलत होते हैं। क्या क्या बताया, और वह, बल्कि, परंतु, तथा, लेकिन, मगर, किंतु भी इसमें आ जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा किसके लिए यूज होता है, सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे। किसके लिए यूज होगा, सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट का मतलब उस सेंटेंस का सबसे मेन व्यक्ति, सेंटेंस का सबसे मेन व्यक्ति। जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं इस सेंटेंस का सबसे मेन व्यक्ति कौन है। कह रहे सचिन मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है। दोस्तों इस सेंटेंस को आप पढ़ के बताइए, सबसे ज्यादा फोकस किस व्यक्ति पे किया गया है, सबसे ज्यादा फोकस किस व्यक्ति पे किया गया है। यहाँ पे दिख रहा होगा कि सचिन पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। अरे सचिन मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है, अर्थात ये जो परंतु शब्द आया है किसके लिए, सचिन के लिए आया है, न कि मीना के लिए। जो व्यक्ति मीना के लिए ये सोच लेगा उसका प्रश्न गलत हो जाएगा। अर्थात भारती के निकट कौन नहीं है, सचिन नहीं है। मीना पे यहाँ पे अगर जो मान लेगा उसका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो भारती के निकट हमको किसको नहीं बैठाना है, सचिन को। अर्थात यहाँ पर हमारा सचिन नहीं होगा, यहाँ पर सचिन नहीं होगा। तो सचिन को लिख करके हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो सचिन दोस्तों अब बताइए कहाँ होगा, सचिन जब यहाँ पे नहीं होगा तो दो ही स्थान खाली है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सचिन, ये ऊपर हो जाएगा यहाँ पर सचिन। तीन व्यक्तियों को हम लोगों ने आसानी से बैठा लिया, एक व्यक्ति बाकी है, उसी को हमको बैठाना है। तो कौन सी व्यक्ति बाकी है, मीना यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिख रही है, तो जो स्थान खाली यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीना को बैठा देंगे। बस हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। तो अब देख लीजिए क्या पूछ रहा है, मीना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो दोस्तों सबका मुख केंद्र की तरफ है, तो अगर केंद्र की तरफ हो गया, इसका मुख इधर है, तो मीना का दायां किधर हो जाएगा, तो दोस्तों इधर दायां होगा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए मीना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, भारती बैठी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये पांचों क्वेश्चन भले ही सिंपल छोटे छोटे हैं, लेकिन हर प्रश्न में यही कॉन्सेप्ट लगेगा, चाहे बड़ा प्रश्न हो क्यों ना हो। मैंने सबसे पहला काम आपको सिंपल क्वेश्चन के द्वारा आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया है। नेक्स्ट वीडियो हमारा कठिन कठिन प्रश्न पे होगा, तो आप उसको भी इतनी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे जैसे आप ये छोटे प्रश्नों को हल कर पाए। कितना भी बड़ा प्रश्न हो यही शब्द मिलेंगे, इसी को आप याद रखना है। फिर से एक बार नोट मैं बता दे रहा हूँ कि पहला आपका जो या जो की, जिसको या जिसका, ये शब्द मिले हमेशा पड़ोस के लिए यूज होगा। वीडियो मैंने अच्छे से समझाया है, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरा हमने बताया और, वह, बल्कि, परंतु, तथा, लेकिन, मगर, किंतु, ये सब सारे शब्द हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। सब्जेक्ट का मतलब उस सेंटेंस का सबसे मेन व्यक्ति, अर्थात उस सेंटेंस में सबसे ज्यादा फोकस जिस व्यक्ति पे किया जाएगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी। कोशिश करिएगा इस वीडियो को आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मन लगा के पढ़ाई करते रहिएगा।